साल 2022 और 2023 में देश भर में सरकार द्वारा लगभग 1,50,000 घरों को ढहा दिया गया, जिसकी वजह से 7,40,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। अगर हम सिर्फ साल 2023 की ही बात करें तो सरकार ने ऑन एन एवरेज हर दिन 294 घरों को तोड़ा है और हर घंटे 58 लोगों को बेघर किया है। यानी कि एक दिन का कैलकुलेट करें तो सरकार ने हर दिन लगभग 1392 लोगों को बेघर कर दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अब सवाल ये उठता है, जहां एक तरफ सरकार आए दिन ये डींग हाँकती है कि हमने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत लाखों घर आवंटित किए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पहले से ही बने हुए घरों को क्यों तोड़ रही है? क्या इसके पीछे कोई मकसद है? क्या ये घर किसी खास समुदाय से जुड़े हुए हैं? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देखिए, जो आंकड़े हमने शुरुआत में आपको दिए ये HLRN की एक रिपोर्ट से लिए गए हैं। LHRN यानी हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के प्रचार और प्राप्ति के लिए काम करता है। HLRN की इस रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि साल 2022 में घर टूटने की वजह से 2,22,000 लोग बेघर हुए और हर दिन 129 घर गिराए गए थे। यानी कि इसकी वजह से 25 लोग प्रत्येक घंटे बेघर हुए। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत में 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, यहां तक कि झुग्गी झोपड़ियां भी नहीं हैं, और 7 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन राज्यों में बीजेपी सरकारों के बुलडोजर न्याय की वजह से ये आंकड़ा और भी लगातार बढ़ रहा है। इसी के चलते साल 2017 से 2023 के बीच 16,80,000 लोग बेघर हो गए। इन मामले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है साल 2023 में। 2023 में लगभग 5,15,000 लोगों के घरों को ढहाया गया और अभी भी 1 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बेघर होने का डर सता रहा है। बेघर करने में दिल्ली सबसे टॉप पर रहा। यहां साल 2022 और 2023 में विभिन्न अथॉरिटीज के द्वारा लगभग 2,78,000 लोगों को बेघर कर दिया गया। ये आंकड़े भारत में किसी भी जगह के लिए सबसे अधिक हैं। इसके अलावा रामपीर, नौ टेकरो, अहमदाबाद, फैजाबाद का नया घाट, अयोध्या भी इस लिस्ट में शामिल है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, जब अथॉरिटीज ने ये डेमोलिशन किए तो किसी भी मामले में कानून प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, और इस चीज को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी एक रिपोर्ट छापी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन घरों को ढहाते समय ह्यूमन राइट्स का सीरियस वायलेशन हुआ है। इन मामलों में पीड़ित आबादी में से साल 2022 में 27% और साल 2023 में 36% आबादी माइनॉरिटीज से बिलोंग करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 5 राज्य असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सरकार ने दंडात्मक कार्यवाही करते हुए बुलडोजर से लोगों के घरों को गिरा दिया है। इन राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर। वहां की भी कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इन राज्यों में साल 2022 में अप्रैल और जून के बीच दंडात्मक कार्यवाही के 128 मामले सामने आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिसर्चर्स ने पाया कि यहां पर सांप्रदायिक दंगों के बाद मुस्लिमों के खिलाफ डेमोलिशन को एक सजा के रूप में दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाया कि खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों को डेमोलिशन के लिए चुना गया और मुस्लिम प्रॉपर्टीज को चुन चुन कर तोड़ दिया गया। वहीं पर पास में खड़ी हिंदू प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया गया, स्पेशली गुजरात और मध्य प्रदेश में। इन मामलों में किस तरह सरकार की कार्यवाही एक तरफा रही, चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अदनान मंसूरी 18 साल का युवक 151 दिनों तक जेल में रहा। जेल में रहने के अलावा भी एक और सजा मिली। जुर्म साबित होने से पहले ही मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। देखिए, 7 जुलाई 2023 उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन जब यह शोभा यात्रा टंकी चौराहे के पास से गुजर रही थी तो आरोप लगे कि मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों ने उस पर थूका है। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ छत पर नजर आ रहे थे। काफी बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन सब हुआ। सावन लॉट नाम के एक व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई। उज्जैन के खाड़ा कुआं थाने की पुलिस ने 3 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया और यहां से ये तीनों आरोपी हो गए। गिरफ्तार लड़कों में 2 नाबालिग थे। पुलिस ने IPC की कई धाराएं लगाई, 295A, 153A, 296 और 505, यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगे भड़काने की कोशिश जैसी धाराएं। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई दी थी कि वो महज पानी पी रहे थे। बहरहाल 2 नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल होम भेजा गया और तीसरे अदनान मंसूरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घटना के 2 दिन बाद 19 जुलाई 2023 को पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम गाजे बाजे के साथ अदनान मंसूरी के पिता अशरफ हुसैन मंसूरी के घर पहुंच जाता है। कहा जाता है कि उनका घर अवैध तरीके से बना हुआ है, यानी कि अवैध निर्माण का केस बनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर घर का अवैध तरीके से निर्माण किया भी गया है तो भी इसमें ढोल बजाने के पीछे क्या मकसद है? बुलडोजर ने अपना काम किया, घर और घर के नीचे बनी छोटी सी किराना दुकान को तोड़ दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस चिपकाए जाने के करीब 1 घंटे बाद ही प्रशासन पहुंच गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बैक डेट में अवैध निर्माण का नोटिस इशू हुआ था। वहीं कार्यवाही के कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है, यहाँ न सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई होती है बल्कि इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। तस्वीरें आई और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस कार्रवाई का स्वागत और विरोध उसी तरह हुआ जैसी इन दिनों परंपरा सी बन गई है। लेकिन इसी साल 16 जनवरी 2024 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस केस में अदनान मंसूरी को जमानत दे दी, क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता सावन लॉट ने कोर्ट में कहा कि उसने शोभा यात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत देखी ही नहीं थी। ये भी कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे। इसके अलावा इस केस में गवाह बने अजय खत्री नामक युवक ने भी यही किया। दोनों कोर्ट में अपनी बात से मुकर गए। दोनों ने ही कोर्ट में कहा कि न तो उन्होंने आरोपियों को शोभा यात्रा पर थूकते हुए देखा था, न ही आरोपियों की पहचान की थी। शिकायतकर्ताओं के अपनी बात से मुकर जाने पर अदनान मंसूरी को जमानत तो मिल गई, लेकिन जिस घर पर बुलडोजर चला था उस सजा की भरपाई अब भी नहीं हो पाई है और भविष्य में भी उसके होने के आसार नहीं दिखते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।